9 अगस्त 1925 की रात थी। लखनऊ जाने वाली ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मुसाफिर खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। लखनऊ अभी तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था। अचानक बोगी के अंदर एक इशारा हुआ। बड़ी मूंछों वाले शख्स ने अपनी सीट से इशारा किया और टोपी पहने एक दूसरे आदमी ने फौरन उठकर ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींच दी। लोहे के पहिए रेलों पर घिसे और एक तेज कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ गाड़ी की रफ्तार रुक गई। मुसाफिरों को कुछ समझ आता इससे पहले ही मुख्तलिफ सीटों पर बैठे 10 लोग अचानक खड़े हो गए। उनके हाथों में पिस्तौलें तान कर रखी हुई थीं। पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा गया। तभी एक सख्त आवाज गूंजी, खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। मुसाफिरों को लगा ये कोई डाकू है, लेकिन ये कोई आम मुजरिम नहीं थे। ये वो बहादुर इनकलाबी थे जो अपने निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हथियार उठा रहे थे। ये चोरी नहीं थी, ये ऐलान जंग था। ये था काकोरी ट्रेन एक्शन। वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान अपनी मौत को गले लगा लेता है, जब जिंदगी से ज्यादा किसी चीज की कीमत हो जाती है। ये है एक ऐसी दास्तान जहां दोस्ती ईमान से बड़ी थी, जहां मौत भी मुस्कुरा कर आती थी और जहां खून के धारों ने आजादी का पहला नक्शा खींचा था। साल 1920 तक अंग्रेजों का जुल्म अपनी हदों को पार कर चुका था। जुल्म क्या होता है? वो जुल्म नहीं जिसमें सिर्फ मार पड़े, वो जुल्म जिसमें रूह को जलील किया जाए। 1919 में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लाया गया। इसके तहत किसी को भी बिना सबूत सिर्फ शक के आधार पर जेल में डाला जा सकता था। घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, अंग्रेज अफसर खड़े हैं, कोई सवाल नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस सीधा जेल। बच्चे रोकते हुए देखते हैं, बीवी घबरा जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। ये था रॉलेट एक्ट का डर। जब लोगों ने इसका शांतिपूर्वक विरोध किया तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उस दिन क्या हुआ था? एक बंद मैदान, चारों तरफ ऊंची दीवारें, हजारों बेगुनाह लोग शांति से जमा थे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब। कोई हथियार नहीं था किसी के पास। फिर जनरल डायर अपनी फौज के साथ आया और बिना किसी चेतावनी के फायर का आदेश दे दिया। एक बाप अपने बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए। गोलियां हर तरफ से आ रही हैं, कहीं भागने की जगह नहीं। लोग दीवारें फांदने की कोशिश कर रहे थे। कुछ कुओं में कूद गए, कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में खुद गोली के शिकार हो गए। 1600 से ज्यादा राउंड्स चलाई गईं। जब तक गोली खत्म नहीं हुई तब तक फायरिंग चलती रही। अहमद शाह एक छोटा सा लड़का था, अपनी मां के साथ मेला देखने आया था। जब गोलियां चलनी शुरू हुईं तो उसकी मां ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया, लेकिन गोली दोनों को लगी। मां मारी गई और वो लड़का जख्मी। वो लड़का उस दिन बच तो गया, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन खत्म हो गई। हजारों ऐसी कहानियां हैं जलियांवाला की। हर गोली एक जिंदगी थी, हर निशान एक सपना था जो अधूरा रह गया। उस दिन हिंदुस्तान के सीने में एक ऐसी आग लगी जो कभी बुझने वाली नहीं थी। इस जुल्म के बाद हर हिंदुस्तानी के दिल में गुस्सा था, और तब आए गांधी जी, अहिंसा के पुजारी। उन्होंने कहा, चलो बिना खून बहाए अंग्रेजों को हराएं। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उस वक्त का जुनून कैसा था? विद्यार्थियों ने अपनी डिग्रियां जला दी। उस नौजवान के बारे में सोचो जिसने 5 साल मेहनत की थी, रात रात भर पढ़ा था, माँ बाप ने कितनी उम्मीदें लगाई थीं, और एक दिन उसने वो डिग्री लेकर आग में फेंक दी। क्यों? क्योंकि वो डिग्री अंग्रेजों की थी, वो गुलामी की निशानी थी। वकीलों ने कोर्ट छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू जैसे बैरिस्टर थे जिनके पास लाखों की कमाई थी, उन्होंने सब छोड़ दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं, सरकारी नौकरियां त्याग दी गईं। पूरा हिंदुस्तान एक आवाज में बोल रहा था, हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। लगता था अब आजादी दूर नहीं। हर किसी की आंखों में सपना था, हर दिल में उम्मीद थी। लेकिन फिर आई वो काली सुबह जो सब बदल गई। 4 फरवरी 1922, चौरी चौरा, संयुक्त प्रांत का एक छोटा सा कस्बा। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। गुस्से में आकर भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 22 पुलिस वाले उस आग में मर गए। और गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने एक झटके में पूरा आंदोलन रोक दिया। कैसा लगता अगर सब कुछ छोड़ा हो? अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपने सपने, सब कुछ। घर में खाना कम पड़ रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं, पापा ये सब क्यों कर रहे हो? कहते हो, बेटा मुल्क की आज़ादी के लिए। और अचानक एक दिन कहा जाए, चलो अब घर जाओ, आंदोलन खत्म।
हजारों नौजवान ऐसे ही बिखर गए उस दिन, टूटे हुए, हारे हुए। उन्हें लगा धोखा हुआ है उनके जज्बातों के साथ। उन्हें लगा गांधी जी ने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया। तब उन नौजवानों ने फैसला किया, अगर अहिंसा से अंग्रेज नहीं जाएंगे तो फिर हथियारों से जाएंगे। अगर शांति से बात नहीं बनती तो फिर जंग से बात होगी। और यहीं से जन्म हुआ एक नए आंदोलन का। कानपुर की एक छोटी सी मीटिंग। कमरे में सिर्फ वो लोग थे जिन्हें अपनी जान से ज्यादा मुल्क प्यारा था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी। ये नाम सिर्फ नाम नहीं थे, ये एक सोच थी, एक जुनून था। उन्होंने बनाई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनका सपना सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, ये चाहते थे एक नया भारत, जहां अमीर और गरीब में कोई फर्क न हो, जहां हर बच्चे को तालीम मिले, जहां हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, जहां किसी को भूखा न सोना पड़े। ये था इनका सपना। लेकिन सपने पूरे करने के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं होता। क्रांतियों की भी एक कीमत होती है। पैसे चाहिए होते हैं, हथियार चाहिए होते हैं, खास तौर पर जर्मन माउजर पिस्तौल, उस वक्त की सबसे बेहतर बंदूक। एक माउजर की कीमत इतनी थी कि आम आदमी साल भर की कमाई में भी नहीं खरीद सकता था, और इन्हें चाहिए थे काफी सारे हथियार। तो सवाल यह था कि पैसे कहां से आएंगे। एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन में सफर कर रहे थे, शाहजहांपुर से लखनऊ। अचानक उनकी नजर पड़ी स्टेशन मास्टर पर। वो गार्ड को पैसे का एक थैला दे रहा था। वो थैला एक लोहे के संदूक में रखा गया। बिस्मिल ने गौर किया, ये कोई आम थैला नहीं था, ये था अंग्रेजी सरकार का खजाना। वही पैसा जो उन्होंने हिंदुस्तानियों से जुल्म करके टैक्स लगा के छीना था, खून पसीने की कमाई जो जबरदस्ती ले ली गई थी। बिस्मिल की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देखा कि उस भारी संदूक पर ना कोई ताला था, ना कोई जंजीर, बस एक सिंपल संदूक जिसे गार्ड के डिब्बे में रखा जाता था। उन्होंने सोचा, अगर हम अपने देशवासियों से पैसे मांगे तो वो खुद मुश्किल में हैं, लेकिन अगर सीधा अंग्रेजों का खजाना लूट लें तो ये तो उनका हक है जो वापस ले रहे हैं। बिस्मिल ने प्लानिंग शुरू की। उन्होंने ट्रेन का टाइम टेबल नोट किया, कौन से स्टेशन पर कितनी देर रुकती है, गार्ड का डिब्बा कहाँ होता है, कितने पुलिस वाले होते हैं, सब कुछ डिटेल में स्टडी किया। फिर शाहजहांपुर में एचआरए के भरोसेमंद साथियों की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में बिस्मिल ने प्लान बताया, हमें शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन को लूटना है। काकोरी के पास चेन खिंचवाएंगे और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लेंगे। तभी चंद्रशेखर आजाद ने सवाल किया, अगर ट्रेन नहीं रुकी तो? बिस्मिल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हम अलग अलग डिब्बों में होंगे। अगर एक जगह से चेन काम ना करे तो दूसरी टीम चेन खींच देगी। अशफाक उल्ला खान ने इस प्लान का सपोर्ट तो किया, लेकिन एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो दिखाती है कि ये कैसे लोग थे। उसने कहा, खजाना जरूर लूटेंगे, पर किसी भी बेकसूर हिंदुस्तानी की जान नहीं जाएगी। बिस्मिल को अपने दोस्त की ये बात दिल से पसंद आई। ये नहीं थे कोई डकैत, ये थे वो लोग जिनके दिल में अपने लोगों के लिए मोहब्बत थी। फिर तैयार हुआ 10 जाबाजों का ग्रुप। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथ नाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल, मुरारी लाल खन्ना और बनवारी लाल। हर एक अपने उद्देश्य के लिए तैयार। हर एक जानता था कि ये मिशन कामयाब भी हो सकता है और सब कुछ खत्म भी हो सकता है। 8 अगस्त 1925, असली प्लान का दिन। सब कुछ परफेक्ट था। हर किसी को अपनी जगह पता थी, हर एक ने अपना किरदार याद कर लिया था। इनकलाबी पूरी तैयारी के साथ स्टेशन पर पहुंचे। दिल में जुनून था, आंखों में आजादी का सपना था, ट्रेन का इंतजार था। बस कुछ ही घंटों में इतिहास बदलने वाला था। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अंग्रेजी सरकार की ट्रेनें हमेशा लेट होती थी, लेकिन उस दिन पहली बार वक्त से पहले आ गईं। प्लान फेल। उन नौजवानों के दिल पर क्या गुजरी होगी। महीनों की प्लानिंग, इतनी तैयारी, और सब एक पल में बिखर गया। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन ये वो लोग नहीं थे। उन्होंने रात भर सोचने के बाद फैसला किया, कल यानी 9 अगस्त को ये काम हर हाल में होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मौत आए तो आए, लेकिन ये मिशन जरूर पूरा होगा। 9 अगस्त 1925 की रात, अंधेरा घुप, हर तरफ खामोशी थी, लेकिन 10 दिल में तूफान था। 10 जांबाज अलग अलग स्टेशनों से ट्रेन में चढ़े। कोई शाहजहांपुर से चढ़ा तो कोई बीच के स्टेशन से, ताकि किसी को शक न हो। 4 के पास बंदूकें थीं जो उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छुपा रखी थीं। एक गलती भी इन्हें फांसी पर ले जा सकती थी।
शाहजहांपुर स्टेशन पर जैसे ही 8 डाउन ट्रेन आई, सब अपनी तय जगहों पर बैठ गए। राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला और सचिंद्र बख्शी सेकंड क्लास में थे, क्योंकि चेन खींचने की जिम्मेदारी लाहिड़ी की थी। ट्रेन चली, मुसाफिर बैठे थे। किसी को खबर नहीं थी कि इन आम लोगों की शक्ल में इनकलाबी बैठे हैं। ट्रेन काकोरी स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। सब ने अपने चेहरे ढक लिए, रुमाल, गमछे से। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इरादे मजबूत थे। जैसे ही ट्रेन काकोरी स्टेशन से आगे बढ़ी, राजेंद्र लाहिड़ी ने झटके से चेन खींच दी। एक तेज कान फोड़ देने वाली आवाज के साथ ट्रेन घिसकते हुए रुकी। लोहे के पहिए पटरियों पर रगड़ खाते हुए रुके। चिंगारियां निकली। इनकलाबियों ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने ड्राइवर को काबू में कर लिया। यात्री घबरा गए, बच्चे रोने लगे। औरतों ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। सबको लगा डकैत आ गए हैं। तभी बिस्मिल की आवाज गूंजी, एक भरोसे वाली आवाज। डरिए मत, हम सिर्फ सरकारी खजाना लेने आए हैं। आपकी जान या सामान को हाथ भी नहीं लगाएंगे। आप लोग अपनी सीटों पर बैठे रहें। बिस्मिल, अशफाकुल्ला और आजाद गार्ड के डिब्बे की तरफ भागे। गार्ड को काबू में कर लिया, लेकिन जब उन्होंने संदूक देखा तो हैरान रह गए। संदूक पर ताला लगा था। बिस्मिल ने सोचा था ताला नहीं होगा, लेकिन शायद अंग्रेजों को भी अब खतरा महसूस होने लगा था। संदूक बहुत भारी था, उसे वहीं तोड़ना जरूरी था। अशफाकुल्ला ने पहले पत्थर से कोशिश की, जोर से मारा, फिर से मारा, लेकिन ताला नहीं टूटा। वक्त कम था, हर पल खतरनाक था। तभी अशफाकुल्ला ने अपनी बंदूक मनमथनाथ गुप्ता को थमा दी और हथौड़े से ताला तोड़ने में जुट गए। हर चोट के साथ एक आवाज गूंजती, हर आवाज के साथ दिल की धड़कन तेज होती। बाकी साथियों ने अलग अलग जगहों से हवाई फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां हवा में चली ताकि लोगों को लगे कि हमलावरों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये चाल कामयाब रही। डर के मारे ट्रेन में मौजूद पुलिस वाले भी अपनी सीटों से हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। अंग्रेजी अफसर भी अपनी जगह पर चिपके रहे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इन इनकलाबियों की किस्मत बदल दी। ट्रेन काफी देर से रुकी थी। अहमद अली नाम का एक मुसाफिर था। उसकी बीवी लेडीज डिब्बे में थी। वो सोच रहा होगा कि ट्रेन क्यों रुकी है। अपनी बीवी का हाल जानने के लिए वो लेडीज डिब्बे की तरफ बढ़ा। मनमथनाथ गुप्ता उस वक्त काफी कम उम्र के थे, सिर्फ 16 साल के। घबराहट में थे। जब उन्होंने अहमद अली को आते देखा तो उन्हें गलत फहमी हुई कि कोई हमलावर आ रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल समझ गए थे कि वो एक आम आदमी है। उन्होंने मनमथनाथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो रोक पाते, घबराहट में गोली चल गई। अहमद अली वहां गिर गया। खून बह रहा था। उसकी सांसें रुक गईं। मौके पर ही मौत हो गई। पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा गया, एक ऐसी खामोशी जो दिल को चाक कर दे। मनमथनाथ अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगे। वो सिर्फ 16 साल का था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बिस्मिल ने उसे किसी तरह चुप कराया। उनका उसूल था कि किसी हिंदुस्तानी की जान नहीं जाएगी, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अहमद अली की बीवी लेडीज डिब्बे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। उसे खबर नहीं थी कि वो अब कभी नहीं आएगा। उस औरत की जिंदगी एक पल में उजड़ रही थी। एक विधवा बन गई थी। शायद बच्चे भी होंगे जो अब यतीम हो गए थे। बिस्मिल के दिल पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। उन्होंने ये सब मुल्क के लिए किया था, लेकिन एक बेगुनाह की जान चली गई। ये बोझ वो जिंदगी भर उठाते रहे। लेकिन वक्त कम था, मिशन अभी अधूरा था। अशफाकुल्ला से संदूक का ताला नहीं टूट रहा था, तो बिस्मिल ने खुद हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से वार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी बार में ताला टूट गया। संदूक खुला। अंदर पैसे थे, तकरीबन 8,000 रुपए। उस वक्त की कीमत में ये बहुत पैसे थे। आज के जमाने में लाखों में होगी ये रकम। तभी सामने से पंजाब मेल ट्रेन आती दिखाई दी। अगर वो ट्रेन रुक गई तो सब खत्म, पुलिस आ जाएगी, सब पकड़े जाएंगे। लेकिन किस्मत से वो ट्रेन बिना रुके निकल गई। शायद ड्राइवर ने कुछ और ही सोचा, या फिर अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। जल्दी जल्दी पैसे चादरों में बांधे गए। फिर सब वहां से भागे अंधेरे में। गोमती नदी के किनारे चलते हुए वो लखनऊ पहुंचे। रात एक पार्क में पेड़ों के नीचे गुजारी। उस रात को सोचो, कोई नींद नहीं, दिल में डर भी था और खुशी भी। मिशन कामयाब हुआ था, लेकिन एक बेगुनाह की जान चली गई थी। अगली सुबह उन्होंने देखा, अखबारों में ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई थी। ब्रिटिश इंडिया में हर तरफ यही चर्चा थी, काकोरी ट्रेन डकैती। लेकिन लोगों ने इसे डकैती नहीं कहा,
लोगों ने इसे आजादी की जंग का एक हिस्सा कहा। दसों साथियों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा, कुछ शब्द बोले, फिर चुपचाप भीड़ में गायब हो गए। हर किसी को पता था अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। काकोरी की घटना की खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैल गई। लोगों को सबसे अच्छी बात यह लगी कि इनकलाबियों ने सरकारी खजाने के अलावा किसी आम मुसाफिर का एक पैसा भी नहीं छुआ था। अहमद अली की मौत हुई थी, जो इनकी गलती थी, लेकिन किसी की जेब नहीं काटी, किसी का गहना नहीं लिया। ये डकैत नहीं थे, ये देशभक्त थे। ये अंग्रेजों के लिए सिर्फ धन की हानि नहीं थी, ये उनकी सत्ता पर एक करारा तमाचा था। ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अगर इन इनकलाबियों को फौरन नहीं रोका गया तो बगावत की ये आग पूरे देश में फैल जाएगी। हर शहर में ऐसे लोग उठेंगे, हर गांव से आवाजें आएंगी। इनकलाबियों को लगा था उन्होंने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन जल्दबाजी में एक चादर वहीं छूट गई। उस चादर पर धोबी का निशान लगा था। पुलिस उस निशान के जरिए शाहजहांपुर के धोबी तक पहुंची और वहां से पता चला कि वो चादर राम प्रसाद बिस्मिल के घर की थी। सरकार ने फौरन इनामों की घोषणा कर दी। बिस्मिल और उनके साथी अंडरग्राउंड हो गए, छुप के रहने लगे, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया था। पैसा दिखा के लोगों को खरीदा जा रहा था, अपने ही लोग गद्दारी कर रहे थे। सितंबर 1925 से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके सब पकड़े जाने लगे। राम प्रसाद बिस्मिल 26 अक्टूबर को पकड़े गए। धीरे धीरे पूरा संगठन पुलिस की गिरफ्त में आ गया। सबसे दुखी बात यह रही कि इनमें से कई गिरफ्तारियां अपनों की गद्दारी की वजह से हुईं। अशफाकुल्ला खान जिस बचपन के दोस्त के घर छिपे थे, उसी ने इनाम के लालच में पुलिस को खबर दे दी। उस दर्द को सोचो, जिस दोस्त पर भरोसा किया, जिसके घर पनाह ली, उसी ने धोखा दे दिया, रुपयों के लिए अपने दोस्त को बेच दिया। लेकिन एक शेर था जो पुलिस के हाथ नहीं आया, वो थे चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने पुलिस को चकमा देकर फरार होना सीख लिया था। वो आगे चलकर आजादी की जंग को और आगे ले जाने वाले थे। पुलिस ने एचआरए के कुल 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। जेल में पुलिस ने इन वीरों को तोड़ने के लिए हर हथकंडा अपनाया। सख्तियां की गईं, पिटाई की गई, भूखा रखा गया और लालच भी दिया गया। कहने लगे अगर सहयोग करोगे तो बख्श देंगे, जिम्मेदारी डाल दो किसी और पर तो तुम्हें छोड़ देंगे। ज्यादातर इनकलाबी तो चट्टान की तरह खड़े रहे, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन बनवारी लाल पुलिस के दबाव में टूट गए। उन्होंने सरकारी गवाह बनकर संगठन के सारे राज खोल दिए। कौन प्लानिंग करता था, पैसे कहां थे, अगले प्लान क्या थे, सब कुछ बता दिया। ये गद्दारी थी अपने ही लोगों के साथ। अदालत में तकरीबन 1.5 साल तक मुकदमा चला। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। भरी अदालत में उनकी अंग्रेजी और उनकी कानूनी दलीलें सुनकर जज भी हैरान रह जाते थे। बिस्मिल सिर्फ एक इनकलाबी नहीं थे, वो एक विद्वान थे। उन्होंने कुरान का उर्दू में अनुवाद किया था, उन्होंने कविताएं लिखी थीं। वो एक शरीफ इंसान थे जिन्हें हालात ने इनकलाबी बना दिया था। बिस्मिल ने अदालत को ही अपना मंच बना लिया। वो वहां अपने विचार रखते ताकि अखबारों के जरिए जनता तक उनकी बात पहुंचे। वो कहते मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, मैं एक आज़ादी पसंद हूं। तुमने हमारा मुल्क छीना है, हम उससे वापस ले रहे हैं, ये हमारा हक है। अंग्रेजी सरकार डर गई थी कि कहीं बिस्मिल अपनी बातों से लोगों को और प्रभावित न कर दें, इसलिए बाद में उन्हें खुद पैरवी करने से रोक दिया गया। एक वकील दिया गया जो सरकार का आदमी था। सरकार का उद्देश्य इंसाफ करना नहीं, बल्कि इतनी भयानक सजा देना था कि भविष्य में कोई भी हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत न कर सके। ये ट्रायल एक तमाशा था। पहले से फैसला हो चुका था, बस दिखावा चल रहा था इंसाफ का। जुलाई 1927 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 40 में से कुछ लोग रिहा हुए जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, लेकिन 4 मुख्य इनकलाबी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी की सजा मिली। बाकी साथियों को काला पानी या लंबी कैद की सजा दी गई। काला पानी मतलब अंडमान की जेल, जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता था। देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। लोगों ने दया की अपील की, लेकिन अंग्रेजों को जनता में खौफ पैदा करना था। उन्हें दिखाना था कि जो भी हमारी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका ये अंजाम होगा। इसलिए उन्होंने सारी अपीलें ठुकरा दी, दया याचिकाएं रिजेक्ट कर दी। सजा सुनाए जाने के बाद और फांसी के बीच का जो वक्त था वो बहुत भावुक था। राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर आर्य समाजी हिंदू थे। दिन में 5 बार हवन करते थे, गीता पढ़ते थे। और अशफाकुल्ला खान एक पक्के नमाजी मुसलमान, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे।
लेकिन इन दोनों की दोस्ती ने सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी मिसाल कायम की जो आज तक दी जाती है। बिस्मिल अक्सर मजाक में अशफाकुल्ला से कहते थे, तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, हमें क्या मिलेगा। इस पर अशफाकुल्ला हंसते और कहते, पंडित जी, अगर जन्नत में आप नहीं होंगे तो वो जन्नत किस काम की। इन दोनों की दोस्ती को सोचो। आज के जमाने में जब मजहब के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, तब ये दोनों दोस्त याद आते हैं। एक हिंदू, एक मुसलमान, दोनों ने एक साथ मुल्क के लिए जान दी। दोनों को मजहब से ज्यादा मुल्क प्यारा था। दोनों को अपने अपने मजहब पर पूरा विश्वास था, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जेल से अपनी आखिरी चिट्ठी में बिस्मिल ने देशवासियों से अपील की थी, अगर मेरी मौत से कुछ हासिल हो सकता है तो वो हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। अशफाकुल्ला ने भी लिखा कि वो खुश नसीब है कि देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुसलमान बन रहे हैं। ये चिट्ठियां आज भी मौजूद है। इन चिट्ठियों को पढ़कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना बड़ा दिल था इन लोगों का। मौत सामने खड़ी थी और ये मुल्क की फिक्र कर रहे थे। दिसंबर 1927 का वो सर्द महीना आ गया। सरकार को डर था कि अगर सबको एक जगह फांसी दी गई तो जनता भड़क सकती है, इसलिए सबको अलग अलग जेलों में भेजा गया। राजेंद्र लाहिड़ी को तय तारीख से 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। वो हंसते हुए फांसी पर झूले गए। जल्लाद हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था। एक इंसान मौत के मुंह में जा रहा है और मुस्कुरा रहा है। 19 दिसंबर रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ले जाया गया। जब जल्लाद ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो वो बोले, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। फिर जोर से वंदे मातरम और जय हिंद का नारा लगाकर फंदे को चूम लिया। उस लम्हे को सोचो, मौत सामने खड़ी है, फंदा गले में डाला जाने वाला है और वो वंदे मातरम बोल रहे हैं। उसी दिन अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। उन्होंने फांसी से पहले नमाज पढ़ी, फिर फंदे की तरफ बढ़े। जल्लाद ने पूछा कोई आखिरी बात? उन्होंने कहा बस इतना कि मेरी मौत से मेरे मुल्क को आजादी मिले। फिर वो भी मौत को गले लगा गए। 3 अलग अलग जेलों में 3 दोस्त एक ही दिन शहीद हुए। उनकी रूहें मिल गई होंगी कहीं। वो आज भी देखते होंगे अपने मुल्क को और मुस्कुराते होंगे कि हां, हमारा खून रंग लाया। इन फांसियों ने आंदोलन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसमें और तेज कर दिया। HRA खत्म हुआ तो उसकी राख से HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जन्म हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर मशाल थामी और इनकलाब का नारा बुलंद किया। सालों तक अंग्रेजों को चकमा देने के बाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिर जाने पर आजाद ने अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली। वो जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उन्होंने कहा था, मैं आजाद पैदा हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा, और वो अपने शब्द पर कायम रहे। आज भी उस पार्क का नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है। काकोरी एक्शन आजादी की लड़ाई का वो मील का पत्थर साबित हुआ जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। ये सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी, ये एक घोषणा थी। ये अंग्रेजों को संदेश था कि हिंदुस्तान के नौजवान अब डरते नहीं हैं, वो अपनी आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अहमद अली की मौत एक त्रासदी थी जो इन्हें जिंदगी भर सताती रही, लेकिन उनका उद्देश्य साफ था। उन्होंने किसी की जेब नहीं काटी, किसी का सामान नहीं लूटा, सिर्फ वो पैसा लिया जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से जुल्म करके छीना था। आज काकोरी का शहीद स्मारक हमें याद दिलाता है कि 1947 की आजादी की नींव इन वीरों के बलिदान पर ही टिकी है। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, लाहिड़ी, आजाद और हजारों इनकलाबी जिन्होंने अपनी जान दी ताकि हम आजाद मुल्क में सांस ले सकें। आज हम जिन हवाओं में सांस ले रहे हैं वो हवाएं आजाद हैं इन शहीदों की वजह से। उनकी कहानियां सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो हमारे दिल में जीती हैं। हर उस नौजवान में जीती हैं जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। हर उस इंसान में जीती हैं जो इंसाफ के लिए लड़ता है। काकोरी सिर्फ एक स्टेशन का नाम नहीं है, वो एक एहसास है। वो याद है उन शहीदों की जो हंसते हंसते मौत को गले लगा गए। आज जब ट्रेन में सफर करो तो कभी कभी याद करना उस रात को जब 10 जाबाजों ने इतिहास बदल दिया था। कभी कभी सोचना उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आजादी माफी की तरह नहीं आई, आजादी खून से खरीदी गई है, लाखों लोगों के खून से। ये थी काकोरी ट्रेन एक्शन की दास्तां। एक ऐसी दास्तां जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति क्या होती है। ये सिखाती है कि देशभक्ति मजहब से बड़ी होती है। ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मौत भी हार जाती है। बिस्मिल और अशफाकुल्ला मर गए लेकिन उनकी दोस्ती अमर हो गई। वो शहीद हो गए लेकिन उनका नाम जिंदा रहा।
याद रखना आज़ादी की कीमत क्या है। याद रखना कितने लोगों ने अपनी जान दी है ताकि तुम आज़ाद मुल्क में सांस ले सको। उनका एहसान कभी मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।